A brief introduction. Atya Daud is a celebrated Sindhi poet, writer, and activist who has been hailed as the most important feminist writer in Sindhi by Sheikh Ayaz, the renowned poet. Masood Lohar is an environmentalist and development specialist based at Hyderabad. He is the National Program Manager, UNDP GEF Small Grants Program, Pakistan. Winner of the Presidential Benazir Human Rights Award in 2010 and the Gender Equality and Climate Change Award 2014 from the UN Women's National Committee, Canada. Masood is known for his outstanding contribution in promoting energy efficient housing and cooking, Pakistan's diverse indigenous culture, and eco-tourism. Nurul Huda Shah is a short story writer, playwright, poet, columnist, and broadcaster. Having worked with prominent media houses of Pakistan, she is now with Hum Network as Senior Vice President. I would like Atya Daud Saiba to begin the session. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये नूरुल शाह से हमारी बात शुरू होगी। तो नूरुल शाह का जो तारीफ़ तो बहुत तफसील से हो चुका, मगर जो हमें एक किताबचा मिला है जिसमें सबके तारीफ़ हैं, उनमें नूरुल शाह का सबसे ज़्यादा मुख्तसर तारीफ़ है लिखा हुआ। हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, अगर सिर्फ नूरुल शाह लिखना भी काफ़ी था। तो एक और बात मुझे नूरुल शाह के लिए, जैसे कि बताया गया कि ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुकी हैं, तो एक दफ़ा मेरे सामने ही इनको किसी ने कहा कि इंशाल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा बड़ा अवार्ड मिलेगा। तो नूरुल शाह ने कहा इससे बड़ा अवार्ड तो फिर निशान हैदर है जो शहादत पे मिलता है। तो हम आपको ज़िंदगी की दुआ देते हैं, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है, हमें शहीदों से ज़्यादा ज़िंदा लोगों की ज़रूरत है। तो हम अपने जो हमारा आज का मौजू है, इसमें ये था कि जो हमारे पास हम तीनों एक इलाकाई ज़बान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे जो इलाकाई जो शनाख्त है वो हमारे पास हज़ारों साल पुरानी है, हज़ारों साल की सकाफ़त है, हज़ारों साल की ज़बान है। और जो हमारा एक मुल्की सतह पर जिसको कहा जाता है, उससे हमारा 70 साल पुराना रिश्ता है। वो 70 साल रिश्ता हमसे बार बार हमें वफ़ादारी का सर्टिफिकेट मांगता है, और हम यकीन दिलाते हैं कि हम अपने 70 साल शनाख्त के साथ बहुत वफ़ादार हैं, जो कि हैं हम लोग। तो जो है ना, नूरुल शाह से मेरा एक ये भी सवाल था कि जो है मैं मिसाल तो ये दे रही हूँ कि हमारे पास फैज़ अहमद फैज़ ने अगर पंजाबी में लिखा होता, फराज़ ने अगर सिर्फ़ पश्तो में लिखा होता। हालांकि आपके साथ ये सवाल लागू नहीं होता, क्योंकि आपने पहली और दूसरी कहानी जब सिंधी में लिखी तो आप सिफ़ अव्वल की अदीबों में शामिल थीं, और उसके बाद बहुत बाद में जो है आपको दूसरे लोगों ने दूसरी ज़बानों में पढ़ा, या उस वक्त पढ़ रहे थे मगर ऐसे बड़ी राइटर में। तो जो है क्या आप अगर उर्दू में नहीं लिखा होता तो क्या आप तीनों इस वक्त सिर्फ इलाकाई अदीब होते? बहुत सारी बातें आपने कह दी एक साथ। तारुफ मुख्तसर ऑक्सफोर्ड वालों ने नहीं दिया, तारुफ मुझे खुद जब मुझसे मांगा जाता है तो मुझे अपना तारुफ करवाना नहीं आता है। तो मैं शर्मा कर कहती हूँ कि मैं नूरुल शाह हूँ, थोड़ा बहुत काम किया है, सबके सामने है। शहादत बहुत ही सस्ती मिलने लगी है, सो निशान हैदर मिलना भी अब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं रही। मैं उर्दू में ना लिखती तो मैं कौमी धारे में शामिल होती या ना होती, ये सवाल अपनी जगह। मैं इलाकाई और कौमी इन दोनों अल्फाज पर, इन दोनों उन्वानात पर यकीन ही नहीं रखती। मुझे पता है मैं ज़मीन पर कब से हूँ,
मैं भी, मेरे भी आबा व अजदाद बाहर से आने वालों में से हैं, मगर मैं इस ज़मीन पर कब से हूँ? हज़ारों साल से नहीं हूँ। मुझे पता है इस ज़मीन पर मैंने इसका रिस्क खाया है, मेरी पिछली नस्लों ने खाया है, आने वाली नस्लें खाएंगी। सो ये ज़मीन मेरी है, मैं इसी से उगी हूँ, इसी में दफन हो जाऊंगी। इस ज़मीन की विरासत है सिंधी ज़बान, इसलिए वो मेरी मादरी ज़बान है। मुझे अपनी ज़मीन और अपने ज़मीन के लोगों से जिस ज़बान में मुखातिब होना है, जिस तरह उन्हें सुनना है। कौमी हम 70 साल से जी पाकिस्तान बन गया। कौमी पता नहीं क्या होता है, कौमी सिर्फ तराना होता है और कोई चीज़ कौमी नहीं होती है। और बाकी सब जो है वो आपस में अपनी ज़बानों और अपनी शनाख्त के साथ अफराद की इंसानी सतह पर एक ताल्लुक़ बनता है। पाकिस्तान बनने के बाद हमें जिस तरह डिज़ाइन किया गया, इस मुल्क के इलाकाई और कौमी के अल्फाज डालकर, अभी लंबी बातें होंगी उस पर हम बात करते जाएंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि असल सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद इन 70 सालों में हम सब ने जिस जगह हम खड़े हैं, जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, वो हमारे लिए, हम में से बहुत सौ के लिए क्यों अब तक अजनबी है? क्यों हम, यहीं एक और सवाल आता है, जिस तरह कल भी एक सवाल आया था कि क्यों हम कराची और सिंध कह के बात करते हैं। एक सहाफ़ी ने बाहर निकल कर मुझे कहा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आइंदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो हम सिंध और पाकिस्तान के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। जब सिंधी अखबार में और सिंधी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर जब हम बात करना शुरू करेंगे तो हम सिंध और पाकिस्तान कहकर बात करना शुरू करेंगे। मैं आज भी समझती हूँ जो उन्होंने सवाल किया कि मैंने सिंधी ज़बान में लिखा, मैंने मादरी ज़बान में जब लिखा, मुझे उसका, मैं आज उर्दू ज़बान में अगर पहचानी जाती हूँ, मेरी असल शनाख्त मेरे साथ खड़ी है। मैंने देखा है मेरे उर्दू बोलने वाले व्यूअर्स, रीडर्स, वो जब मुझसे मिलते हैं तो वो सिंधी राइटर कह के मुझसे मिलते हैं, खुश होते हैं, वो ओन करते हैं मेरी इस शनाख्त को। असल चीज़ जो आ गई है वो कौमी और इलाकाई के अल्फाज इस्तेमाल करके रियासत ने इस मुल्क को जिस तरह से इसका मुस्तकबिल डिज़ाइन किया था और अभी तक भी करने की कोशिश की जाती रही है, उसमें वो फासला पैदा करना था कौमी और इलाकाई के बीच में, कि जो कौमी है, सो कॉल्ड जो कौमी है, वो कभी भी इस इलाके की बुनियादी शनाख्त को तस्लीम नहीं करेगा। जिसको हम इलाकाई बनाने जा रहे हैं वो कभी भी वो कौमी, जिसे हम कौमी कहते हैं, उसको कबूल नहीं करेगा। और ये नस्लें, इनकी नस्लें आपस में इस मुल्क की ज़मीन, पाकिस्तान की ज़मीन ये नहीं है सिर्फ, सिंध, बलूचिस्तान, हम सब की पंजाब, पख्तून, ये सब हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर ये खूनरेज़ी करते हुए आपस में ख़त्म होंगे। और ये इस तरह से जो सबक हमें पढ़ा दिया गया, उस सबक पर ही इस मुल्क के मुस्तकबिल को डिज़ाइन किया गया। सो मैं समझती हूँ कि शुक्रिया। मैं अपनी बात को इस बात पर ख़त्म करूँगी कि मैं कौमी और इलाकाई के इस पर यकीन नहीं रखती। हाँ, हम भी यकीन नहीं रखते और खुदा करे कि कोई भी यकीन ना रखे इस पे, मगर
ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक सूरज की तरह से रोशनी हमारे ऊपर उनकी पड़ती है। मसलन आपको सिंधी राइटर के हैसियत से अब लोग पहचानते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे बहुत सारे राइटर, माणिक है, खैरनसा जाफरी है, मार्टिनो ओटो है, और इस तरह से सैकड़ों नाम हैं जो उनको मुल्की सतह पर नहीं पहचाना जाता, जबकि उनका भी बहुत बड़ा दर्जा है। इस तरह से बलोची शायरी में, पश्तो शायरी में भी बहुत सारे नाम आते हैं। तो जो है मैं आपके पास हेलोआर आपके साथ मतलब मुखातिब हूँ कि अब इंडिया में बहुत सारी ज़बानें हैं और वहाँ सबको जो है वो राइटर पहचाने जाते हैं। एक इस तरह की हमसे थोड़ी सी उलट मिसाल है कि अमृता प्रीतम, वो जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में हम लोगों ने उर्दू के ज़रिए पढ़ी, ना वो उनको उर्दू आती थी, उर्दू न बोलती थी न लिखती थी। तो ये कौन सा ब्रिज है जो जोड़ता है राइटर्स को अवाम के साथ? देखें, थैंक यू वेरी मच। जो बुनियादी चीज़ है ना वो ये है कि ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 21st सेंचुरी जो है वो इंटीग्रेशन की सेंचुरी है। इंटरनेट, इंटीग्रेशन, बाउंड्रीज़ ख़त्म हो चुकी हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में, और इवन इन मोस्ट केसेस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बाउंड्रीज़ ख़त्म होती रही। हमने अपनी लाइफ टाइम में दोनों जर्मनियों को मिलते हुए देखा, हमने बहुत सारे इस तरह के और कल्चर्स को, डिवीजन्स को टूटते हुए देखा। अगर मैं ये सवाल करूं कि पाकिस्तान है क्या, क्या है, मतलब पाकिस्तान क्या है, तो उसका क्या जवाब है? भाई 4 या 5 जो गिलगित बल्तिस्तान को मिला के की जो नेशनलिटीज़ हैं उनके की एक कॉन्फिडेशन है, उनका कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर है। अब आप मुझे बताएं कि जो अजरक है, जिसके लिए बड़ी सिनिसिज्म होती है कि यार इस सिंध के लोग जो है अजरक पहन के नाचते रहते हैं कुछ सर्टेन डेज़ पे, फ़लाँ है, ये है वो। मैं आपको ये बताऊं कि जोनाथन मार्क नायर जो एक बहुत मशहूर इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्टोरियन भी, आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा कि जो किंग प्रीस्ट को जो कपड़ा पहना हुआ है, जो मोहनजोदड़ो से किंग प्रीस्ट जो निकला है, वो अजरक की वो किस्म है जिसको हम ककर वाली अजरक कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है? अगर अजरक को अब भी ऑन नहीं किया जाएगा स्टेट लेवल पे, फौज के लेवल पे, फौज में होना चाहिए, कोई पगड़ी होनी चाहिए जिसमें अजरक का टुकड़ा लगा हो, भाई वाई नॉट? ये इंटीग्रेशन जो है ये ऊपर से जो है ये ख़राब है। आपने जो बात की लैंग्वेजेस की, आपको मैं बताऊं कि आप देखें उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू के जो कैरेक्टर्स हैं वो 39 हैं, 39 हैं। 5 कैरेक्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में ज़बानें जो बोली जाती हैं, स्पेशली पंजाबी, सराइकी, सिंधी, हिंदको, पोटोहारी, मारवाड़ी, कोई और भी रह गई होगी, लेकिन ये 5 जिसमें णे है, ञे है, ङे है, गे है, और भी एक कोई है, मुझे भूल गया हूँ, डे है। अब आप मुझे बताएं कि उर्दू में वो कैसे लिखेंगे? अगर आपने बाबा बुल्ले शाह की शायरी या जो है बाबा गुलाम फरीद की या बाबा फरीद की शायरी को लिखना है, या इवन नानक की शायरी को लिखना है, क्योंकि वो तो गुरुमुखी में लिखते हैं वहाँ हिंदुस्तान में, सिख। पाकिस्तान में अगर लिखना है तो आप उर्दू में कैसे लिखेंगे? तो आपने खुद बैरियर क्रिएट कर दिया। नेशन मेकिंग कहाँ से होगी? कहते हैं कि यार नेशन मेकिंग नहीं होती, बड़े सिनिक्स आके बैठते हैं, कहते हैं कि जनाब इतने अरसा हो गया, हमारी कौम सुधरती नहीं है, आपस में मिलते नहीं है, कोई नेशन मेकिंग नहीं है। नेशन मेकिंग कहाँ से होगी? आपकी लैंग्वेज के अंदर ही वो गैप्स मौजूद हैं। क्या बड़ा मसला है? आप जो है कोई भी, जैसे सिंधी के 52 कैरेक्टर्स हैं, अब अगर आप सिंधी को ले लें तो सवाए एक कैरेक्टर के जो 2 ज़बानों में है, कोहस्तानी और ब्रावी, वो मैं थोड़ा मुश्किल है, मैं करके बताता हूँ। ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है। ये एक अलग एक्स्ट्रा एक वो कैरेक्टर है जो ब्रावी में है और कोहस्तानी में है, बाकी सारी उसमें आ जाएंगी। तो आप एक लैंग्वेज में 4-5 डाल के उसको बेशक नाम और दे दें, सिंधी नाम ना दें, इस इंडस स्क्रिप्ट दे दें, कोई और स्क्रिप्ट बना दें, ताकि कम से कम जो हमारी क्लासिकल पोइट्री है या हमारा क्लासिकल लिटरेचर है उसको पढ़ा लिखा तो जा सके। अब उस दिन मुझे याद है कि 2 साल पहले ख्वाजा गुलाम फरीद की गद्दी नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब साहब जब वहाँ आए, हमने उनको पूरा सिंध का चक्कर वगैरह लगाया, तो हैदराबाद में उन्होंने स्पीच की कि सराइकी का अलग स्क्रिप्ट जो है वो बड़ा हैंडीकैपिंग है, क्योंकि वो न सिंधी पढ़ सकते हैं और न सराइकी जो है वो सिंधी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, और दोनों का कैरेक्टर्स अलग हैं ही नहीं, तो दोनों के कैरेक्टर्स एक होने चाहिए। तो सिंधी स्क्रिप्ट में चूँकि ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं
तो मैं ऐलान करता हूँ कि जो सराइकी है वो सिंधी स्क्रिप्ट में लिखी जाए, इसमें हरज क्या है। अब यहाँ पे आ जाती है, एक लफ्ज़ यूज़ करने दें, सिंधी लफ्ज़ है छुसी, छुसी छुसे छुसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, मीन्स जीप, अंग्रेजी में जीप या चिचोरा। हाँ, मतलब वो एक उस तरह की जो कॉम्परस्ती है ना, वो जो हर जगह है, पंजाबियों में भी है, सिंधियों में भी है, सराइकियों में भी है, वो इस तरह की है जिसमें कि जनाब अगर आपने थोड़ा वो ज़्यादा, जैसे किसी ने को अजरक पहना दी, हमारी कुछ प्रोफेसर्स हैं उनके किसी रेंजर्स वाले को अजरक और टोपी पहना दी, तो पूरा सिंध उठ खड़ा हो गया कि जनाब ये तो बड़ा जुल्म हो गया, आपने उनको क्यों पहनाई, भाई ये क्या मसला है। इसी तरह फिर पंजाब में आप जाएँ तो वहाँ जो है वो डव्स बैठे हुए हैं, हॉक्स बैठे हुए हैं, उनकी आई एम सॉरी मैं लंबी हो गई लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड बना लिया मैंने कि देखें एक मसला स्टेट का है, एक हैंगओवर्स का है। कोल्ड वार का जो हैंगओवर जितना यहाँ है, मुझे कोई मेरा दोस्त है वो कहता है कि कम्युनिज्म फेल सिर्फ इस वजह से हुआ कि पाकिस्तानी कम्युनिस्ट की वजह से हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिस्ट की वजह से पूरा सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया। ओवर टू यू। तो असल में यही है कि हम बात राब्ते की होती है कि हम तक वो बात पहुंच जाए, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अंदर जिस ज़बान को या जिस तहज़ीब को अगर वो नहीं मिलता, उसको इजहार का ज़रिया नहीं मिलता, तो उसके अंदर बगावत फैलती है। बांग्लादेश हमसे इसीलिए अलग हो गया, तो जो है ना, और इस तरह से अब सिंध के अंदर या ख़ुद सराइकी ज़बान है उसके अंदर भी एक मज़ाहमत पल रही है। तो हमारी कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर क्या कोशिशें ली जा रही हैं उसके लिए? देखिए, कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर मैं जिसका मीनिंग ये ले रही हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे कि सरकारी सतह पर हुकूमत से पाकिस्तान, हाँ देखिए, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत की हुकूमत पाकिस्तान अपने वक्त की जो भी हुकूमत है उसकी बका ही इसी में है कि ये मामलात यूँ ही चलते रहें। हमारी बुनियाद पड़ी है गद्दारी के सर्टिफिकेट पर। इस मुल्क के साथ कौन गद्दार है, कौन वफ़ादार है। फिर उस बुनियाद, वो जब वो चीज़ पुरानी होने लगी तो फिर उसमें इस्लाम और कुफ्र को डाल दिया गया, और उस बुनियाद पर जिसे कौमी शनाख्त कहते हैं, उस कौमी शनाख्त की तामीर जो है वो इस तरह से की गई। एक बहुत बड़ा फ़र्क है इस मामले में। मैं आपको इसमें एग्ज़ाम्पल दे दूं कि मोहम्मद बिन कासिम, एक सिंधी जो है, मोहम्मद बिन कासिम को हमला आवर कहता है और समझता भी है। लेकिन जब हम पाकिस्तानी नसाब पढ़ते हैं, पाकिस्तानी तारीख़ हमें जब पढ़ाई जाती है, तो मोहम्मद बिन कासिम उसमें हीरो है, और तारीख़ का बदतरीन किरदार, इस्लामी मुस्लिम तारीख़ का बदतरीन, ज़ालिम, बदज़बान, बेअदब, अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो मैं दो अल्फाज उसमें और उसके इजाफे कर दूं कि गुस्ताख, जिस पर कुफ्र का फतवा निकलना चाहिए था, उस हज्जाज बिन यूसुफ को यहाँ पर हीरो करके पढ़ाया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, और यहाँ की असल तारीख़ जो है, पाकिस्तानी सूबों की जो असल तारीख़ है, उसको छुपा दिया गया, उसके हीरोज़ के नाम मिटा दिए गए। मैं कल भी ये बात कह रही थी कि उसकी शायरी को तसव्वुफ़ का नाम देकर मटकों में डाल दिया गया, और यहाँ जिस चीज़ को पढ़ाया गया आपने पाकिस्तान बना दिया। आप पढ़ा रहे हैं मुग़ल तारीख़, और मुग़लों की आज भी जब आप पाकिस्तानी कल्चर, लफ्ज़ पाकिस्तानी कल्चर की जब बात करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें मुग़ल कल्चर इन्वॉल्व किया जाता है। पेंटिंग मुग़ल, कल्चर मुग़ल ख़ुद हमलावर था हिंदुस्तान पर। तो ये सारी जो तज़ादात हैं, क्योंकि इसका कोई बुनियाद नहीं मिल रहा था। आपने नज़रियाती बुनियाद पर बनाया, मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, बन गया। लेकिन फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये लिबरल मुल्क है। हम तय ही नहीं कर पाए आज तक ये कौन सा मुल्क है। इन सारे मामलात को एक तरफ हम छोड़ देते हैं। असल चीज़ जो है
वो ये है कि इस वक्त हम खड़े कहाँ हैं। क्या हम अपनी नस्लों को खून रेजी में झोंकना चाहते हैं, चाहे हमारी नस्लें कोई भी ज़बान बोलती हों? क्या हम चाहते हैं कि जो खूबसूरत नौजवान हर तरफ चल रहे हैं, कोई सिंधी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सराइकी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, बलोची बोल रहा है, क्या इन सबको हम मिसिंग पर्सन बनाना चाहते हैं? क्या हम इन सबको खून की नदियों में बहा देना चाहते हैं? फिर हम ये नस्लें क्यों खड़ी कर रहे हैं? असल चीज़ जो है, जो इस वक्त पोजीशन है, उस पर सोचना पड़ेगा। मैं इस बात पर मैं शायद आपके सवाल से हट भी गई हूँ, लेकिन मैं इस बात पर इंसिस्ट करूँगी, ये ना नज़रिया है ना कुछ और है। मैं कल भी ये बात कह रही थी, हमें हर ज़बान बोलने वाले को एक दूसरे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें हर ज़बान बोलने वाले को एक दूसरे को ओन करना पड़ेगा। अजरक मामला सिर्फ नहीं है, वो जिस्म बहुत कीमती है जो बीच सड़क पर मार दिया जाता है, उसकी बहुत अहमियत है। शुक्रिया, शुक्रिया अमीर। इस फैसले के साथ बंदूक उसे भी चलानी आती है, उसे भी चलानी आती है, और वो जो थर्ड पार्टी बीच में खड़ी है जो आपको उचक लेती है, उसे तो वैसे भी चलानी आती है। तो इस वजह से हमें ये फैसला करना पड़ेगा, ज़बानों को एक दूसरे से मोहब्बत का तरीका हमारा क्या होगा। हेलो हाय नहीं है, हमें एक दूसरे की ज़बान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ज़बान से जब हम मोहब्बत का सिर्फ ये जो दो अल्फाज हैं ना, सराइकी बहुत मीठी है, और सराइकी जब मुझे कहता है, मुझे लगता है आप मेरी ज़बान बोल रही हैं। पंजाबी बोलने वाले जब मुझे हैरान होकर कहते हैं, मैं अभी एक ड्रामा लिख रही हूँ जो पंजाबी कल्चर पर है, मुझे डायरेक्टर ने कहा आपने इतनी भारी पंजाबी इसमें कैसे लिख ली है, ये तो आपकी मदर टंग नहीं है। मैंने कहा मेरी मदर टंग ही है, एक ही ज़बान के रंग हैं शुक्रिया जब हम समझना चाहते हैं। तो असल में ये था कि जो ये ज़बानें हैं, और बात यही है कि ये ज़बान ही हमारी नहीं समझी जाती है, जिसकी वजह से हमें ये लोग जो है ना अदब की, आर्ट की, ये ज़बान नहीं समझी गई, इसलिए गोली चली। तो जैसे अब बलूचिस्तान में अदब जो है वो सिंध में और बलूचिस्तान में ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो आप का क्या ख्याल है मसूद के जो मज़ाहमत इतनी, मतलब हमें एज़ अ कौम जो है वो यही कहना पड़ता है अपने सारी ज़बानों को मिल के अपनी हुकूमत को कि हम के ठहरे अजनबी, इतनी मदारातों के बाद। तो आपके ख्याल में कि ये जो है कहाँ से जो है ना इसके ऊपर मरहम रखा जा सकता है ताकि ज़बानों में मोहब्बत, जैसे नूरुल्दा शाह कह रही थी, जो एक ख्वाब दिखा रही हैं हमें, जो हमें बता रही हैं, ये कैसे हम लोग इसकी ताबीर पा सकते हैं? मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है वो है डायलॉग। अब वो डायलॉग होता नहीं था, वो होता नहीं है भाई। हमने कन्फ्रंटेशनल डायलॉग होता है जिसको सिंधी में कहते हैं दे जवाब वठ जवाब, इसको कहते हैं कन्फ्रंटेशनल डायलॉग। इसका मकसद ही सिंधी में कहते हैं लुड़ मचाना। तो आई एम सॉरी मैं कुछ सिंधी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सिंधी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं समझ रहे हैं। बलूचिस्तान की फॉर एग्जांपल जो पोइट्री है, शायरी है, यहाँ पे कुछ दोस्त मैंने देखे हैं जो ब्रावी और जो ब्रावी ज़बान की जो शायरी और है और उनकी जो बल्कि उनकी जो ट्यून्स हैं वो अभी भी इतनी ज़बरदस्त सहर अंगेज़ हैं। मैं गया खैबर पख्तूनख्वा, तो मुझे किसी ने किताब दी गनी खान की लट्टू, तो उसको मैंने पढ़ने की कोशिश की, उसके पश्तो स्क्रिप्ट में मुझे पढ़ने नहीं आई। तो मैंने उसमें देखा एक शिकवा था उनका, गनी खान का भी एक शिकवा है। मैं कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का शिकवा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गनी खान का भी कोई कम नहीं है, पढ़ने जैसी चीज़ है। फिर मैंने उस बंदे से पूरी ट्रांसलेट करवाई। अब देखें ये बैरियर्स किसको ख़त्म करने हैं, ये जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब आप बैरियर्स ख़त्म करें ना। लैंग्वेजेस में अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे पंजाबी को सब मिल के गालियाँ देते हैं, मतलब एक कौम दूसरी को गालियाँ देती है, लेकिन जो एक कौम जिसको सब गालियाँ देते हैं वो पंजाबी कौम को देते हैं, हालांकि वो भी बेचारा विक्टिम है, उनका कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, उनका स्क्रिप्ट ही नहीं है पंजाबियों का।
और उनका अगर करीब तरीन कोई स्क्रिप्ट कभी हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोशियोलॉजी का, आई एम सोशियोलॉजी स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू विद इन 15 ईयर्स, 15 सालों के अंदर जो इंटीग्रेशन होगी पाकिस्तान में, वो बड़ी हैरान कुन होगी कि पंजाबी और जो है वो सिंधी में स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, क्योंकि कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वो सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं। आप देखें ना, ऐप्स अभी आप एंड्रॉयड निकालें तो आपको सिंधी स्क्रिप्ट डाल के आप उसकी में मैसेजिंग कर दें, बजाय उसके कि आप रोमन में करें। अगर आप पंजाबी भी लिख सकते हैं, सराकी भी लिख सकते हैं। ये जो बात आपने की कि ये जो डिसओरिएंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ब्रावी सेशन क्यों नहीं है कराची लिटरेचर फेस्टिवल में? बलोची सेशन क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। सिकंदर बिरोई को मैंने देखा था, सिकंदर बिरोई साहब बैठे हैं। इल सही कहा ना मैंने? इल थोड़ा डिफरेंट है, आप क्या बताएं? अच्छा, लेकिन वो थोड़ा ऊपर डाल के करते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, तो ये अब ब्रावी की जो लिटरेचर है, अब इतना मतलब वो है डायनामिक, उसका वो है, उसका सेशन होना चाहिए। और आखिरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो डायलॉग है ना, खुला होना चाहिए। हमने एक रोही में शुरू किया था, रोही मेला हम लगाते हैं वहाँ पे पंजाब में, जहाँ बाबा गुलाम फरीद का वो जो है, जहाँ पे वो चिल्लाकुशी करते थे। तो उसमें हम हमने एक रूम बनाते हैं और 5 सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आते हैं, वो खुला उसको हाइड पार्क नाम दे देते हैं। उसमें मकसद ये है कि गालियाँ दें एक दूसरे को। तो बैठ के मैं देखता हूँ कि वहाँ पे मोस्टली चूँकि लेफ्ट के लोग ज़्यादा इनलाइटेंड हैं, तो आते हैं खासतौर लाहौर वगैरह से। तो जो फर्स्ट डे होता है, एक दूसरे में लंबी बहसें चल रही होती हैं, ये वो। फिर दूसरा दिन पे, जब तीसरे दिन जो है ना, सारे दोस्त बन के बैठे होते हैं, लोगों को बोलने का मौका दे। ये जो फेस्टिवल्स का जी शुरुआत जो हुई है, ये बहुत अच्छी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए कि वहाँ पे भी कोई बलोच लिटरेचर फेस्टिवल या ब्रावी लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए, और ये नूरुल हुदा शाह को और बाकी लोगों को, क्योंकि इनके फॉलोअर्स हर जगह पे हैं। ये लोग वो हैं, जैसे नूरुल हुदा शाह है, या हमारे जैसे सिंगर्स होते हैं, ये सफ़ीर हैं। कहीं पे भी ले जाओ, इनकी ज़बान लोग समझ जाते हैं। इनको अगर ले जाएं और वहाँ पे जाएं तो हो जाएगी। बाकी आप मैं बता दूं, एक नरगिसियत है जो हमारी, जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो माफ़ कीजिएगा थोड़ा वो है, रोमांटिक पोइट्री है। कहते हैं कि तुम्हारी सनम तुम्हारी भी कमर है, कहाँ है, किधर है? इस्टेब्लिशमेंट, पता नहीं क्या है इस्टेब्लिशमेंट। भाई कोई इस्टेब्लिशमेंट है, कहीं किधर बैठी हुई है और पता नहीं वो क्या कर रही है। भाई आप जो है, अगर आप इतने नार्सिज्म में हैं और आप समझते हैं आपकी बंदूक या आपका ये जो एरोगेंस है, दैट कैन यूनिफाई दिस कंट्री, तो आई थिंक 70 ईयर्स के तजर्बे के बाद अब तो ये बात रही नहीं। निशान हैदर वाली बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है। सॉरी, किनको? मुझे। तो यहाँ पे तो कोई कभी भी शहीद हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये वॉइस सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुना तो जैसे कराची में 35 ईयर्स तक पाकिस्तान का वो शहर जिसकी 93% पाकिस्तान का ट्रेड जो है इस शहर से हो रहा था, 35 ईयर्स में आप समझते हैं कि पाकिस्तान कहाँ होता। लेकिन ये कि एक सियासी पार्टी है, जो भी है, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा, अब कहते हैं कि वो गलत था। भाई अगर वो गलत था तो 35 ईयर्स तक आप क्या कर रहे थे? अफगानिस्तान में कहते थे कि जनाब ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं अफगानिस्तान 2 दफ़ा गया हूँ, दोनों दफ़ा पिटाई होते होते बची, क्योंकि मैं थोड़ी फारसी आ रही थी तो बताता था कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने गालियाँ देते थे, वो तो गालियाँ देते हैं। अगर अफगानिस्तान के 30 साल में हमने जो कंट्रीब्यूट किया, उसके रिजल्ट अगर ये है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को एक दिन आके जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए। इसमें ये हमारा सेशन जो था वो सिंधी ज़बान के हवाले से सिर्फ नहीं था। बादेनी साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए, वरना ये बलोची और सिंधी हवाले से हम लोग बलोचों की तरफ से भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें बोलना चाहिए। तो जो अब यही था कि सबसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किताबें बलूचिस्तान और सिंध में बिकती हैं, छपती हैं और पढ़ी जाती हैं, और उसके बावजूद भी ज़्यादा दबी हुई जो आवाज़ लोगों को ना आवाज़ मतलब रोकने के लिए जो दबाया जाता है, वो भी ज़्यादातर सिंध और बलूचिस्तान में है। तो आप इस पर बलूचिस्तान के ऐसे नहीं, ये बिल्कुल सही है कि सिंध और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा किताबें शाया भी हो रही हैं। बल्कि सिंधी के हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि सिंधी अदीब को जितना
रीडर मैसर है वो शायद ही इस मुल्क में किसी ज़बान के अदीब को मैसर हो। और तमाम और ज़बानें भी और खरीदता है जितनी वो। मोहब्बत करते हैं, मैं और अमर सिंधु कल बात कर रहे थे आपस में कि इतनी मोहब्बत कि गुमान गुज़र। कल मैं शबनम को देख रही थी तो मैं ऐसे ही अमर सिंधु से डिस्कशन हुई थी तो मुझे कहने लगी आपको भी लगता होगा जब आप सिंधी रीडर्स में निकलती हैं तो आपको लगता होगा कि आप किसी फ़िल्म की हीरोइन हैं। तो मैं शबनम को देख रही थी, मैंने कहा हाँ वाकई हम जब सिंधी रीडर्स के बीच में बैठते हैं तो हमारे इर्द गिर्द उनका हुजूम यूं ही जमा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ देखें, मैं आपको एक बात, वक्त भी ख़त्म हो रहा है हमारा, एक बात मैं कह दूं कि इतना अरसा हो गया पाकिस्तान को बनते हुए, 70 साल सब रोते रहे हैं। अब रोने से कुछ हो नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत कुछ भी नहीं करेगी, इदारे यही करेंगे, हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही इदारे हमारे चलते रहेंगे, नाम के इदारे बनते हैं। असल चीज़ ये है सिंधी बोलने वाले, अब जो मैं कह रही हूँ कोई एहसास कमतरी नहीं है, बड़ी फ़ख्रिया बात है। आप सिंधी बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, आपकी ज़बानें हैं, आप जिस तरह से अपनी पहचान रखते हो, जिस धरती पर खड़े हैं मगर वो आपकी पहचान ज़रूर है। उससे मोहब्बत बुनियादी चीज़ है जो ना होने की वजह से नफ़रतें पैदा होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, नहीं हुआ ना सिंधी अदब का, बलोची अदब का उस तरह से तर्जुमा। पंजाबी तो तकरीबन विड्रॉ कर गया। मैं आपको बताना चाह रही थी, आप उस वक्त बात कर रही थी, फैज़ अहमद फैज़ ने भी पंजाबी में शायरी की जी है। बिल्कुल की है, मांगा है। और लेकिन बात उनकी शनाख्त की थी कि वो जी में ज़्यादा है। पंजाबी में शायरी की और इस मुल्क को बेहतरीन उर्दू अदब देने वाले पंजाबी बोलने वाले हैं, उनकी बहुत ज़्यादा तादाद उसमें मौजूद है। तो क्योंकि आप उर्दू शायरी और इस सारी चीज़ में से फैज़, अहमद फराज, इन सब को निकाल दें, और अहमद फराज भी उर्दू बोलने वाले नहीं थे, तो बहुत कुछ हमारी कशकोल जो है इस मुल्क की वो खाली रह जाएगी। लेकिन अब तक जो नहीं हुआ, मैं बार बार इस बात पर आ रही हूँ कि मगर आज हम कहाँ खड़े हैं। चलें यूँ मानते हैं कि जो कौमी शनाख्त रख रहे हैं, जिनको पाकिस्तान के नाम पर कौमी कहा गया है, और जिसको कौमी कहा गया है इत्तेफाक से वो उर्दू बोलने वाला है। आपने इस ज़मीन पर, इस ज़मीन की ज़बान का अदब नहीं पढ़ा, इस ज़बान को नहीं समझा। हम पढ़ते हैं, हमें तर्जुमा करना चाहिए। सिंधी अदब, मैं सिंधी अदब को ज़्यादा जानती हूँ। सिंधी अदब एक ऐसा अदब है जिसे फ़ख्रिया पेश किया जा सकता है, और जब उसे उर्दू में बराह रास्त लिखे गए अदब के सामने रखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है। और असल चीज़ वो अदब जो धरती के साथ कमिटेड है, जो वो अदब जो धरती की बातें करता है, जो उनके लोगों की बातें करता है, उसमें और खला में लिखे गए अल्फाज में क्या फ़र्क है। और थैंक यू। और इसके अलावा सिंधी और उर्दू अदब के अलावा पश्तो, बलोची और उनका शाहकार अदब भी हमारी कोताही है कि हमने पढ़ा नहीं है। मैं समझती हूँ कि वो जो हमने नहीं पढ़ा है, हाँ, जो वो रोना है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उसको वक्त गुजर गया है। आइए हम पढ़ाते हैं, आपने नहीं पढ़ा, हम पढ़ाते हैं आपको। आप आइए, हम आपको सिंधी अदब पढ़ाते हैं, हम बताते हैं कि शाह लतीफ़ ने किस लेवल की शायरी की है, जो दुनिया के सामने, पाकिस्तान में नहीं कह रही, जो दुनिया की शायरी के सामने रखने जैसी शायरी हम पढ़ाते हैं। आपको कराची, अगर कौमी लफ्ज़ इस्तेमाल करने वालों को, मैं किसी भी ज़बान बोलने वाले को यहाँ मुखातिब नहीं कर रही हूँ, लेकिन लफ्ज़ कौमी इस्तेमाल करने वालों को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको कराची और फिर सिंध नज़र आता है, आइए हम आपको सिंध दिखाते हैं। वो सिंध जो रिस्क दे रहा है, वो सिंध जो हम सबको जिसने सदियों से पनाह दी हुई है,
वो सिंध हम आपको दिखाते हैं, उसके लोग दिखाते हैं। आपको मोहब्बत नहीं हो रही, हम आपको मोहब्बत करना सिखाते हैं। आप सिर्फ बढ़िए हमारी। मसूद, हमें जो है कौमी सतह पर जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो हमारे एकेडमी ऑफ लेटर्स देता है, वो एक सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड होता है। उसके बाद वो इलाकाई ज़बानों के देते हैं, और वो ज़ाहिर है उस इनाम का पैसों के हवाले से भी देते हैं, जो कि एक इलाकाई अदब को देता है। ये ख़ुद एक बहुत कदम ऐसा है जिसको ख़िलाफ़ हमें मज़ाहमत करनी चाहिए। मसूद, आपका क्या ख्याल है इसमें? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो एकेडमी ऑफ लेटर्स है, उसकी तरफ जो इनाम दिया जाता है वो एक नेशनल अवार्ड होता है जो उर्दू ज़बान में दिया जाता है। उसके बाद जो छोटा इनाम होता है इलाकाई अदब पर, वो दिया जाता है। तो बात तो हमें यहीं से करनी चाहिए कि हमारी सारी ज़बानें कौमी ज़बानें हैं, और जिस ज़बान में एक अच्छा अदब लिखा गया है तो इनाम का पहला हकदार वो होना चाहिए। इसके हवाले भी इनाम देते भी हैं। और करेक्ट मी बरोई साहब, मेरा ख्याल है जो जौहर बरोई साहब को भी मिला था ना एक अवार्ड, उनकी कोई किताब थी बरावी में, तो मेरा ख्याल है देते तो हैं। इलाकाई अदब इलाकाई अदब में आ जाता है। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब किस लिटरेचर फेस्टिवल में कभी आए हैं? आना चाहिए ना। मतलब आप ऑन ही नहीं करते, आप लिटरेचर को मानते ही नहीं है कि वो डायनामिक फैक्टर है जो कौमों को मिलाता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें वहीं से होती हैं, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए इस तरह। इलाकाई क्या मतलब? इलाकाई कोई है ही नहीं, इट्स ऑल नेशनल। हाँ, मतलब जब दूसरे मुल्कों में इतनी सारी ज़बानें मिलकर एक कौम की ज़बानें होती हैं, तो हमारे पास अगर 7-8 अगर सारी ज़बानें हैं, तो उन सारी ज़बानों की अहमियत एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे इंडिया के 20 रुपए के नोट के ऊपर सब ज़बान लिखी होती हैं। मैं कहता एक हम सब एक रेजोल्यूशन पास करें आज यहाँ पे कि भाई एक नोट ऐसा भी हो, 10 रुपए का ना हो, 50 रुपए का हो, जिसके ऊपर जो है वो सारी ज़बानें। एक नोट आप करेंगे, वो नोट इलाकाई हो जाएगा, बाकी नोट कौमी हो जाएंगे। ये नहीं करेंगे। हमारे पास टाइम कितना है जी? तो हमारे क्वेश्चन आंसर का ये नहीं 15 मिनट बहुत है। अच्छा, मैं शायद गलत कुर्सी पर बैठी हूँ, मैं इनका टाइम नहीं देख पा रही हूँ। जी जी, 15 मिनट। सवाल पूछें? अच्छा। जी, मैं डॉक्टर नीलकंठ हूँ, एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो एक पहलू ये भी है कि जो इलाकाई ज़बान का मैडम ने नाम लिया, आतिया दाऊद ने अभी, और ख़ुद उन्होंने इस तरह अपनी ज़बान को कह रही हैं। तो जब जो एक पहलू ये है कि जो इकनॉमिकल पहलू हैं, हमारे माशी जो रास्ते हैं और हमारी इल्मी लियाकत है, इस पे हमारी ज़बान आगे आएगी। तो मैं जब मेडिकल कॉलेज में हमारे स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि जी हम भी सिंधी आए हूँ। तो जब आप उन पोजीशंस को एक्वायर करते हैं टेक्नोलॉजी में और माशी तौर पर मजबूत होते हैं, तो ज़बान आपकी ऊपर आती है। ऐसे नहीं कि शाह लतीफ़ की ज़बान में इतनी फसाहत और बलागत थी, या शेख हयास में इतना विजन था, या हम मोहनजोदड़ो से बहुत ही सुपीरियर हैं। ये हम सालों से कह रहे हैं, लेकिन हम आगे तब आ सकते हैं जब इन माशी पहलुओं पर को हम ऑक्यूपाई करें अपनी इल्मी लियाकत से, अपनी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन से। तो ये सारे लोग फिर सिंधी बोलने लगते हैं कि यही शायद कौमी बोली है। आप बॉलीवुड में जाएं, अगर प्रोड्यूसर सिंधी हैं तो उनके अदाकार सिंधी बोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, शुक्रिया नीलकंठ। हाँ, अगर सवाल जवाब में सवाल हों या कमेंट्स मुख्तसर हों। जी, मेरा नाम अमर सिंधु है और मेरा सवाल है नूरुल शाह साहिबा से। हमने जो अभी तक जो यहाँ पे बात हुई है वही बात इस पे हुई है कि एक कौमी और इलाकाई की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए उनको अलग अलग रखने की जो आज तक जिस तरह से मुल्क चलाया गया है, उसमें मेरा सवाल ये है कि एक तो ये एक स्टेट की और रियासत की पॉलिसी थी कि किस तरह से उनको डिवाइड करके चलाना था। क्या इसमें हमारे अदीब का दोनों, मतलब वो कौमी ज़बान वाला राइटर कह दें या इलाकाई ज़बान वाला, उन दोनों ने क्या इस गैप को ज़्यादा बढ़ाया नहीं? मिसाल के तौर पर एक राइटर लिखता है उर्दू का जनाजा है बड़ी धूम से निकले, तो फिर ये राइट्स शुरू हो जाते हैं। फिर एक सिंधी शायर लिखता है कि गालिब तो वजीफ़ा ख्वार था
और उसके बाद हमने गालिब को पढ़ना छोड़ दिया। तो मेरा ये कहने का सवाल ये है कि क्या अदीब को, राइटर को और उसको ये फासला कम करना चाहिए था? उन्होंने भी उस फासले को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। उस पर आपका क्या आपकी राय हो सकती है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल 100% सही कह रही हैं। मैं भी यही इससे पहले भी मैं यही कहती रही हूँ, इस वक्त भी जो मैं कह रही हूँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इस रियासत को आप एक तरफ रखें। रियासतें ऐसी ही होती हैं, आप हुकूमतों को एक तरफ रखें, उनका काम ही ये है। इदारे वो बनाते हैं रोज़ अपने अपने वोटर्स, अपने अपने लोगों के जो है मफादात के खातिर, उनके रोज़गार का सबको कहीं ना कहीं लगा देते हैं। आपको पता है किसी से कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। असल काम जो आ जाता है वो आ जाता है अदीब पर। अदीब ने फासले, मैं ये नहीं कहती उसने बढ़ाए हैं, मगर उसने फासले कम करने की कोशिश भी नहीं की। सिंधी अदीब ने अपने पढ़ने वाले को अपनी तरफ कर दिया, उर्दू अदीब ने अपने पढ़ने वाले को अपनी तरफ कर दिया, मगर उसमें सिंधी रीडर ने उर्दू अदब पढ़ा है। कई जगहों पर मुझे ये कहने में कोई याद नहीं है कि उर्दू पढ़ने वाले से ज़्यादा उसने सिंधी अदब, उर्दू अदब पढ़ा है। उर्दू बोलने वालों से ज़्यादा वो उर्दू ज़बान जानता है। तो ये फासले हैं। मैं इस वक्त यही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि हमें ही ये फासले कम करने पड़ेंगे, हमें ही खुद का। मैं क्योंकि सिंधी अदब की बार बार बात आ रही है, लेकिन बलोची अदब हो, बेशक पश्तो ज़बान में, बेशक सराइकी अदब हो, बेशक पंजाबी में भी बहुत थोड़ा बहुत जितना भी लिखा जा रहा है वो हो, हमें उसके तराजुम अब हमें खुद आगे लाने पड़ेंगे। हमें खुद, ये हम कब तक रोते रहेंगे? कल एक नौजवान है सैफ समय, जो आप सब जानते हैं, तो बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा कि महबूबा की भी लाश अगर आगे रखी होगी तो कब तक उस पर रोएंगे? आखिरकार वो बू देने लगेगी, आखिरकार आपको उसे दफन करना पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत उसने बात की। तो एक लाश है नजरिया पाकिस्तान की, उस नजरिए की लाश को हम अपने आगे रखे। 70 साल हो गए मातम करते हुए, हमें खुद उठना पड़ेगा। हमें कोई कभी भी दूसरा हमें नहीं देगा। मैं सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, मैं सबको कहूँगी, वो वक्त जो रोने पर ज़ाया होता है वो वक्त तराजुम पर ले आएं। वो वक्त अपनी आवाज़ दूसरों, ये ना कहें कि आओ मेरे घर और मेरी आवाज़ आकर सुनो, अपनी आवाज़ उठाएं और वो आवाज़ दूसरों तक ले जाएं। अभी मसूद लोहार जो मेरे लिए कह रहे थे कि ये लोग सफ़ीर हैं, ये सफ़ीर होने की बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं बैठती हूँ, मैं पंजाब में बैठती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे आई डोंट नो, रियासती मामलात अपनी जगह, मुझे पंजाब बहुत अच्छा लगता है, मुझे पंजाबी ज़बान से बड़ा प्यार है। मैं पंजाबी काफ़ियाँ सुनती हूँ, पंजाबी शायरी पढ़ती हूँ, पंजाबी अदब भी पढ़ लेती हूँ आराम से। सराइकी तो मुझे लगता है कि मेरी अपनी ज़बान है, सिंधी और सराइकी में फ़र्क नज़र नहीं आता। बलोचों से देखें, एक नई चीज़ आ गई है। बंगाल के साथ जो कुछ हो रहा था, लेकिन वो वक्त ऐसा था, लेकिन अब क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज हो चुकी है इसलिए हमें पता है, लेकिन बंगाल ने हमारे हाथों जो जुल्म बर्दाश्त किया, जो ज़्यादतियाँ और हक तलफियाँ बर्दाश्त की, वो अब खुल रही हैं। अब आज की नस्ल उसको खोल रही है और उस पर अफसोस का भी इजहार कर रही है और अपने अग्रेसिव कमेंट्स भी उस पर दे रही है। इसी तरह आप देखें, आज की नस्ल बलोच को अपने अंदर अपने तरीके से जितना भी वो कर सकती है तन्हा नहीं छोड़ रही है। बलोचों के लिए उठाए जाने वाले लोग बलोची बोलने वाले नहीं हैं, बलोचिस्तान में नहीं रहते हैं। बलोचिस्तान के बारे में जिस तरह आज बोला जाए, इससे बहुत खूबसूरत है, बहुत नई चीज़ें आ रही हैं। सो मैं तो वही कह रही हूँ कि आप मेरे घर नहीं आते, मैं आपके घर आ जाती हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, मैं आपको
हेडफोन लेकर देती हूँ, मेरी आवाज़ सुने, मामला यूँ सुलझ जाएंगे। मसूद साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। आपने बहुत पावरफुल बात की कि पंजाबी को जो मोस्ट नियरेस्ट अल्फ़ाबेट होगी वो सिंधी की होगी। कई साल पहले लाहौर के एक जगह पर फ़खर जमा साहब से एक बात मैंने कही थी कि सर आपकी जो ज़ुबान है उसकी कहावतें, उसके देसी अल्फाज सारे वही हैं जो सिंधी में हैं। जैसे मैंने उनको यही बताया कि आप कहते हो टिड भर गया, तो वही जो है सिंधी में है। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सिंधी अल्फ़ाबेट की हेल्प ली जाए पंजाबी को लिखने में? तो वो मुस्कुरा दिए, कहा कि बेटा तुम्हारे मेरे जन्म में ये चीज़ नहीं होनी है। अब आपने ये दोबारा से, बल्कि मैं कहता हूँ कि बड़े स्टेज पर आपने ये बात की है कि आप सिंधी इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आप थोड़ा एक स्टेप तो फॉरवर्ड जाएं, उनको बना के दिखाएं, पंजाबी शायरी, पंजाबी नसर उनको सिंधी अल्फ़ाबेट में लिख के दिखाएं, देखें क्या रिएक्शन आता है। मानेंगे नहीं, ठीक है, मैं नहीं मानेंगे, लेकिन आप स्टेप फॉरवर्ड जाएं। हमारी नस्ल नहीं, आने वाली नस्लें इसको रियलाइज़ ज़रूर करेंगी। थैंक यू। एल्विन टॉफलर ने किताब लिखी थी पावर शिफ्ट। कहते हैं कि पावर शिफ्ट वो किताब है जिसने चाइना को चेंज कर दिया, अमेरिका को चेंज नहीं किया। एल्विन टॉफलर को अमेरिकन ने सीरियस नहीं लिया, चाइनीज ने लिया। पावर शिफ्ट की जो बुनियादी नुक्ता है वो पता है क्या है? वो ये है कि जो हम समझते हैं कि पावर जिस जगह पे मौजूद है रिवायती मराकज़ पे, वहाँ से पावर सिरक जाता है, हमें पता नहीं चलता। अब पता है क्या चीज़ ड्राइव क्या करती है? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 15 सालों के अंदर पंजाबी, पोटोहारी, हिंदको ये सिंधी स्क्रिप्ट में लिखी जाएंगी, इवन सराइकी भी सिंधी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। इसका ताल्लुक मेरे कहने से, किसी की पॉलिटिक्स करने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो है वो सिर्फ सिंधी में है। अब अभी आप एंड्रॉयड खोलें और मैं आपको बताता जाता हूँ, आप 15-20 ऐसी मैं आपको ऐप्स बताता हूँ, आप डाउनलोड करें, आप अपने ही फ़ोन से पंजाबी में, बाकी जो भी ज़बानें हैं उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि उर्दू में इसलिए लिख नहीं सकते, लिमिटेशंस हैं कैरेक्टर्स की। अब नए नहीं लिख सकते, आप जो है नए को नून लिखना पड़ेगा। इसलिए पंजाबी की, मॉडर्न पंजाबी का जो फिक्शन है उसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली फ़ख्र जमा के कहने या न कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी जिस चीज़ को सपोर्ट करेगी आप उसी को फॉलो करेंगे। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये क्यों चेंज होगी, उसका ताल्लुक न सिंधी इंटेलेक्चुअल्स है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पंजाबी उसमें लिखी जाए, और न पंजाबी इंटेलेक्चुअल्स की है, वो ये नहीं चाहेंगे कि सिंधी में लिखी जाए। ये जो स्पिरिट है ना, यही वो लोग हैं। मैं ये इनकी तारीफ नहीं मुंह पे कर रहा। पाकिस्तान में 20-25 ऐसे लोग हैं, मेरे पास ये इस चीज़ का एनालिसिस है, नाम है उन लोगों के, जिन लोगों ने इस पूरे हेट्रेड और नफ़रत के इस पीरियड में लास्ट 30 सालों में इंटैक्ट रखा है पाकिस्तान को। ये उनमें से हैं। जो मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ ना, जो मेजॉरिटी के लोग हैं, और मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा है जिसको न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं, और उससे हम खुद सिंधी बाहर नहीं हैं। मैं अभी रिसेंटली बड़ा ओपनली बताता हूँ, ये अमर सिंधु बैठी हैं, वो इरफाना मल्हा साहिबा बैठी हैं, इन 2 लड़कियों को सिंगल आउट करके सिंधी सोसाइटी ने जो इनका हाल किया है, तो वो तो पंजाबियों ने तो नहीं किया। तो ये अलग डिस्कोर्स है। मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ ड्राइव करती है लैंग्वेजेस में मेनस्ट्रीम करने का, वो अब टेक्नोलॉजी है, वो अब इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। अमर सिंधु के साथ में ख्याल है सर मैं रियासत की साजिश थी। जी सर, मेरा सवाल है मिसराज अहमद सर। सबसे पहले जो हमारा बलूची का एक शायर है अताशात, शायद आप उससे वाकिफ़ होंगे कि नहीं, वो अपने एक शेर में कहता है कि कहो सारों की अता रस्म नई खामोशी, रात सो जाए तो बहता हुआ चश्मा बोले। सबसे पहले मेरा सवाल सर ये है ना कि अभी जो मैम ने बात किया है कि सिंध के बारे में, सिंध पाल रहा है, आई एग्री कम्प्लीटली, लेकिन हम बलोच अभी भी पाकिस्तान को पाल रहे हैं, चाहे वो आज सीपे की शक्ल हो या पहले हमारे ज़मीन या वगैरह, हम अभी भी पाल रहे हैं, अगर कोई बिलीव करे या नहीं। ठीक है। दूसरा सवाल ये है सर, नॉट जस्ट लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से, अगर अब एजुकेशन सेक्टर में देखूँ, मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन वहाँ पे चाइनीज़ डिपार्टमेंट हैं, यानी बंगाली हैं, पर्शियन हैं, लेकिन बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक सूबा भी है,
हम इस पर यकीन भी रखते हैं, लेकिन वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में बलूची डिपार्टमेंट नहीं है। और जो पंजाबी भाई हैं, सिंधी भाई हैं, सराइकी भाई हैं, उन लोगों का तो मोहब्बत हमें इस तरह अंदाज़ा होता है, जो वो लोग हमें देखते हैं बोलते हैं बलूची भाई। भाई बलूची नहीं है, हम बलोच हैं, बलूची हमारा लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा बात सर ये है कि सरकार जो है, ये स्टेट जो है, ये जो सारे यानी कन्फ्लिक्ट्स हैं अदब के या लिटरेचर के हवाले से, तो इन मसाइल को आगे लाना अदीबों का काम है। तो रियली वेरी सॉरी, जो लेडीज यहाँ बैठे हैं मेरे भाई हैं, एक शेर है शायद इनफॉर्मल हो, वो ये है कि सरकार ने इस कौम को जो काम भी सौंपा, इस कौम ने उस काम की माँ चोत के रख दी। ये जो आपने जो गैर पार्लियामेंट्री लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये आप जायज़ है, आपको हक है, आप ज़रूर लिखिए। अच्छा ठीक है जी, क्वेश्चन। गाली नहीं है, गाली नहीं है, गाली नहीं मगर है, बस यही है कि जिस लाउड वॉइस भी है, लेकिन देख लें जिस कौम के साथ ज्यादती होती है वो इस जबान पर उतर आती है जी। जी मुझे कहा गया है कि कमेंट न करें, सिर्फ क्वेश्चन करें, तो मैं क्वेश्चन करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन ही करूँ। पहले सिंपल सिर्फ मसूद लोहार साहब को मैं सलाम पेश करूँगा, जिस अंदाज से उन्होंने इंडिजिनस लैंग्वेज की बात की और उनके हुकूक की बात की, मैं रियली उनको सलाम करूँगा। मेरा सवाल ये है कि हम ये इशू लेकर रोते हैं कि जी सो कॉल्ड नेशनलिज्म, पाकिस्तानी नेशनलिज्म ने हमें ये नुकसान पहुंचाया, ये बातें की, लेकिन एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो भी इतनी हद तक ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है, वो है सो कॉल्ड प्रोविंशनलिज्म। कि जी सूबे वो पाकिस्तान में बन गए या पहले उनकी हिस्टोरिकल हैसियत थी, कुछ सूबे तो ऐसे थी जैसे सिंध है, उनकी तो एक हिस्टोरिकल हैसियत थी, मुल्क था। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से हम सब जानते हैं, सबको पता है कि चंद्रगुप्ता की अजीम सल्तनत के दौर में ये सिंधु का हिस्सा था। उसके बाद जब ये डिसइंटीग्रेशन हुई तो वहाँ रियासत कला, मैं बस जरा सवाल करें तो बिरावी ड्रेविडियन बिरावी लोगों ने वहाँ अपनी सल्तनत बनाई। बलोच बेचारे तो बाद में आए, हमारे भाई हैं। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि अब ये हुआ कि बिरावी ज़बान की हालत ये है बलूचिस्तान में कि गुज़िश्ता आदमशुमारी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा कि आप मेहरबानी करके बिरावी ज़बान को सेंसस से निकाल दें। क्यों? कि इससे जो है बलोच हमारी अक़लियत में तब्दील होंगे, पठान ये होगा। नतीजा ये हुआ कि 2009 में यूनेस्को ने अनाउंस किया कि बिरावी ज़बान ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डेटा में कोई बिरावी बोलने वाला है नहीं। इस दफ़ा भी ये हमें इतलात आ रही हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि कहीं भी बिरावी ज़बान आप न लिखाएं। वो ज़बान जो इंडिजिनस है, वो ज़बान जो मुकामी लोगों के जिन्होंने हुकूमत की, जिनका इलाका था, उस ज़बान के बारे में ये रवैया और ये भी प्रोविंस में हो, तो हम किस नेशनलिज्म की और किस एक्सट्रीमिज्म की बात करें। थैंक यू। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके मुख्तसर सवाल करें ताकि हम नूरुल्लाह शाह और मसूद लोहार के जो जवाब सुन सकें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हासिल कर सकें। जी टाइम है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिंधु। बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो डिफरेंट रीजन्स हैं, वो भी एक दूसरे को नहीं पढ़ सक रहे हैं आजकल, मतलब उनको ज़्यादा पता नहीं है एक दूसरे की रीजनल लैंग्वेज का। तो जब भी ये बात की जाती है तो जो हमारा स्टेट होता है या जो मोस्टली हम लोग का जो नेशनल नैरेटिव है वो इस चीज़ को फिर जस्टिफाई करता है कि इसीलिए तो हम उर्दू लैंग्वेज लाए, इसीलिए तो हमने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया, ताकि जो है ना इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इस बात के बारे में मतलब आप लोगों का क्या कहना है कि या तो हम नई स्क्रिप्ट लाएँ जिस तरह से लाहौर साहब ने बोला, या फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे भाई देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंट लैंग्वेज, उर्दू जैसे है जो कि बेसिकली विल ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान।
आपका सवाल का जवाब कोई भी आप दोनों? देखिए, उर्दू की अहमियत से किसी को इनकार भी नहीं है, और ये ब्रिज है और इस ब्रिज को हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बात वो नहीं है, बात वो है अल्फाज की बात है, सोच की बात है, पॉलिसी की बात है। पॉलिसी जो बनाई गई है इलाकाई और कौमी के नाम देकर जिस तरह डिवाइड किया गया है, बात उसकी हो रही है। ज़बान से तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम जिस बात पर डिबेट हो रही है, जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, वो ये है ऑन कीजिए अहमियत को एक दूसरे के, इस ज़बानों को समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान की जिस ज़मीन के हिस्से पर आप रह रहे हैं, उस ज़मीन की ज़बान को पहले ऑन तो कीजिए, कहिए कि इसकी एक ज़बान है, फिर अपने कानों को इजाज़त दीजिए सुनने की, फिर अपने ज़बान को इजाज़त दीजिए टूटा फूटा बोलने की। तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, हम बात ये कर रहे हैं। और नूरुल शाह मुसलसल यही बात कह रही है कि हम उर्दू तो हम सब लोग समझते हैं, उर्दू में बात करते हैं, मगर बात ये थी कि अब आप भी एक कदम बढ़िए। उर्दू तो हमें इतनी प्यारी है, क्या लखनऊ वाले को और दिल्ली वाले को क्या प्यारी होगी जितने हमें है। मैं एक कमेंट करना चाहूँगी कि अभी जो बात हुई बलोचिस्तान के हवाले से, उसमें ये ऐड करना है कि अगर किसी कौम के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो क्या वो अपनी माँ बहन को गाली देता है? जो माँ मिसिंग पर्सनस के लाश उठाती हैं, जो अपने इज्तिमाई कब्रों को खोदती है, क्या वो कौम अपनी माँ को गाली देगी? तो ये हमें तय करना चाहिए कि अगर हम लिंग्विस्टिक फाशिज्म के ख़िलाफ़ हैं और तासुबात के ख़िलाफ़ हैं, तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम किस लैंग्वेज में बात करने हैं, जहाँ पे औरत को टारगेट नहीं करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़त्म, टाइम ख़त्म हो गया जी? कोई और है क्या? टाइम ख़त्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं आप लोगों को एक दरख्वास्त करूंगी कि आज 12 फरवरी है, हम औरतों का, पाकिस्तान की औरतों का दिन है, तो आप मेहरबानी करके उसके लिए जो है ना एक नेक ख्वाहिशात का इजहार कीजिए। और थैंक यू। और बहुत बहुत नूरुल शाह, मसूद लोहार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये वाला है अभी ये वाला, ये इसके बाद। Ladies and gentlemen, the next session in this room is book launch, Daddy's Boy by Shandana Minhas. The book